हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आखिरकार झारखंड सहायक अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। ईपीएफ को लेकर के 14 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के आलोक में झारखंड सरकार का पत्र जारी हो गया है। और इस पत्र में क्या लिखा हुआ है, कितना आपका पैसा कटेगा, कितना सरकार देगी, कब से ईपीएफ काटा जाएगा, और मान लीजिए सेवानिवृत्त होने के बाद फिर आकस्मिक कोई घटना होने के बाद कितना पैसा मिल सकता है, तो डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे पत्र की ओर। तो आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, झारखंड सरकार का ये पत्र है और 14 अक्टूबर, आप यहां डेट देख सकते हैं, 14 अक्टूबर 2024। और ये जो पत्रांक विभाग का है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ऊपर झारखंड सरकार संकल्प। तो जो चीज़ें इस पत्र में लिखा गया है दोस्तों, वही चीज़ मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बड़े अध्ययन के बाद बताया था, और पूर्व की वीडियो में जो बताया था वही बात यहाँ पर लिखी गई है। और फिर से एक बार हम आपको यहाँ बता रहे हैं, उस चीज़ का यहाँ पर प्रामाणिकता के साथ आपको प्रूफ हो जाएगा जो मैंने बताया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस संकल्प में क्या लिखा हुआ है। विषय में देखिए दोस्तों, विषय में लिखा हुआ है पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक प्रखंड संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी साधन सेवी, ठीक है, और MIS समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा के दिए जाने की स्वीकृति। और इसमें डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जो है पेशेंस रखिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जानकारी तभी मिलेगी जब परफेक्ट आप चीज़ सुनेंगे। लिखा हुआ है कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट 1952 के अंतर्गत वैसे सभी कर्मचारी जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित नहीं है को इस एक्ट के तहत आच्छादित करने का प्रावधान है। इस एक्ट के तहत वैसे संस्थान जिनके अंतर्गत न्यूनतम 20 कर्मचारी, जो कि मैंने पूर्व की वीडियो में भी बताया है, 20 कर्मचारी कार्यरत हो, न्यूनतम, उससे अधिक हो सकते हैं, ठीक है, तो उस संस्थान को कर्मचारी भविष्य निधि योजना से अपने कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रति कर्मचारी अधिकतम 15,000, आप देखिएगा जो कल आप कमेंट किए थे, जो आपका प्रश्न था, अधिकतम 15,000 तक के वेतन सीमा पर 12% नियोक्ता अंशदान तथा 1% प्रशासनिक अधिभार सहित अधिकतम रुपया 1950 वहन किया जाना है। इस बात को आपको समझना है। क्या है कि वर्तमान में प्रति कर्मचारी, ठीक है, यहां पर देखिए, प्रति कर्मचारी 15,000 तक के वेतन सीमा पर, जो कि कल मैंने आपको स्पष्ट वीडियो में कर दिया था कि 15,000 वेतन सीमा होना चाहिए कम से कम, ठीक है, और 15,000 की कम में भी कटौती होगा, लेकिन अधिकतम 15,000, क्योंकि 15,000 से अधिक पर आपका नहीं कटेगा। सिर्फ वो बेसिक यानी मूल वेतन उसको 15,000 माना जाएगा कि प्रारंभिक, कहने का मतलब अधिकतम 15,000 पर ही, आपको क्यों नहीं 50,000, 80,000, 1 लाख मिल रहा है, वो मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है, समझिएगा बात को। तो नियोक्ता यानी सरकार की ओर से 1950 रुपया वहन किया जाना है, एवं कर्मचारी को अंशदान 12% यानी 18,000 वहन करना है। जिनका वेतन 20,000, 25,000, 30,000 कुछ भी हो, सहायक अध्यापकों को 23,400 है, जो कि टेट पास है अधिकतम, तो उनका जो है ईपीएफ कटेगा वो 15,000 पर ही कटेगा। 15,000 का 13% सरकार देगी, 12% नियोक्ता अंशदान और 1% प्रशासनिक अधिभार अलग से जोड़ा जाएगा। यही है सरकार का 13%। और जो कर्मचारी हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनका 12% कटेगा, यानी कि 1,800। तो ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36, 37, 3750 रुपया होता है, ठीक है। आगे है दोनों राशि अधिकतम 3600 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रत्येक माह जमा किए जाने का प्रावधान है। देखिए अब क्या कहा गया है, कट तो रहा है आपका 3750, लेकिन अधिकतम 3600 रुपया ही जमा होगा, ठीक है। उनमें से आप देखेंगे यहाँ पर 8.33%
आपको, जो कि आपके पूर्व की वीडियो में मेरा जाके देख सकते हैं, यही चीज़ मैंने आपको बताया था। 8.33% यानी 1250 प्रतिमाह पेंशन मद में चला जाएगा, यानी सबसे अधिक पेंशन मद में। उसके बाद जो राशि बचेगा वो 2350 रुपया, ठीक है, ये भविष्य निधि मद में जमा किया जाता है। आप यहां पर देखेंगे 1200 यानी 1250 और 2350, ये कुल मिलाकर के आपका हो जाता है 3000, ये 3600 रुपया, ठीक है, 3600 रुपया ये वाला और ये वाला मिला के 3600 रुपया। तो 3600 रुपया आपका जमा होगा, जिसमें से 8.33% जो आपका ये प्रतिमाह पेंशन में चला जाएगा, ठीक है। आगे है, उसके बाद यहां पर देखेंगे परिषद में प्रबंधन शीर्ष के अंतर्गत कार्यरत लगभग 750 कर्मचारियों की इस योजना का लाभ पूर्व से दिया जा रहा है। यह विधान पूरे देश में प्रभावी है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे पहला नंबर, विभिन्न स्तरीय कर्मचारी एवं उनके संघ के माध्यम से प्राय सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़े जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। संघों के द्वारा दुर्घटना, सेवानिवृत्ति अनुलाभ, पेंशन एवं विषम परिस्थितियों में अग्रिम राशि के प्रबंध जैसे विभिन्न प्रकार के मांग किए जा रहे हैं। इन संघ के विभिन्न स्तरीय कार्यालयों में यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, माननीय उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न वरीय कार्यालयों, देखिए बाद में आगे चल के मैं सिर्फ संगठन की बात करूंगा, ठीक है, इसलिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कर्मचारी भविष्य निधि समझिएगा। सामाजिक सुरक्षा से जोड़े जाने एवं उनके मांग के अनुरूप सुविधा मिलने के लिए प्राय अनुरोध वाद दायर किए गए हैं और इन्हीं संघों के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वाद दायर किए जाने की सुनवाई कर इसकी अनुमान्यता को स्थापित करते हुए संगठन के द्वारा आदेश पारित किया गया है। यानी ईपीएफओ एक संगठन होता है दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि, उसके द्वारा ईपीएफओ, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा जो है बार बार जो है ये कहा गया है कि अपने कर्मचारियों को इससे जोड़ा जाए और कई आदेश भी पारित किए गए हैं। अब दूसरा नंबर मुख्य रूप से यहाँ पर देखिएगा, हालांकि जो आदेश के बावजूद भी जो है 24 जिलों या फिर कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष में बहुत जगह ये लागू नहीं किए गए हैं। लेकिन अब देखिए ये दूसरा पॉइंट आपके लिए, कर्मचारी भविष्य निधि लागू किए जाने पर विषम परिस्थितियों में संगठन के द्वारा जमा राशि तक की सीमा तक सदस्य को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है, जो मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया है, या फिर उसमें 70 या 75% के रूप में आपको अग्रिम राशि आपकी ज़रूरत के अनुसार, आप अगर ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो भी कैसे कैसे कार्यों में, गृह निर्माण या विवाह या जो गंभीर बीमारी के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है, ठीक है। आकस्मिक दुर्घटना, देखिए जो मैंने बताया था, आकस्मिक दुर्घटना एवं आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उस अवधि तक जमा राशि पर ब्याज सहित भविष्य निधि की राशि वापस की जाती है, यानी पीएफ की राशि वापस की जाती है, यानी 6 लाख रुपया एकमुश्त दुर्घटना के नाम पर अनुग्रह राशि दी जाती है। यह योजना बीमा से भी संबंध है। दुर्घटना की तिथि से ही मृतक के आश्रितों को उसके सेवानिवृत्ति के तारीख के आधार पर पूरी राशि पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है, जो कि पूर्व के वीडियो में डिटेल्स मैंने बताया है। क्या कहा गया, दुर्घटना की तिथि से ही मृतक के आश्रितों को उसके सेवानिवृत्ति के तारीख के आधार पर पूरी राशि पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है, ठीक है। सेवानिवृत्ति की स्थिति में पेंशन निर्धारण कर भुगतान किया जाता है। यदि सेवानिवृत्त अब हुए हैं तो अगर दुर्घटना हुई है तो मृतक के आश्रितों को उसके सेवानिवृत्त के तारीख के आधार पर, ठीक है, यानी सेवानिवृत्त कब हो रहे हैं उसके अनुसार आपको पेंशन दिया जाएगा। एवं इस अवधि के बाद मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अगर सेवानिवृत्ति के बाद आप जिंदा है तो आपको पेंशन मिलेगा, अगर आप मर गए तो उसके बाद आपके आश्रित को भी पेंशन मिलेगा। सेवानिवृत्ति की स्थिति में भविष्य निधि खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज सहित कुल राशि एकमुश्त वापस भी की जाती है। क्या लिखा गया है, सेवानिवृत्ति की स्थिति में भविष्य निधि खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज सहित, ठीक है, कुल राशि एकमुश्त वापस भी की जाती है, पीएफ, ठीक है। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा पेंशन पर अनुमान्य प्रतिशतता
आधारित अनुग्रह राशि का अतिरिक्त वहन किया जाता है। इस योजना के तहत भविष्य निधि खाते में जमा धन पर प्रत्येक माह चक्रवृद्धि ब्याज दर से लगभग 8.5% की दर से ब्याज की गणना की जाती है। यानी आपका जो पैसा जमा होगा उस पर 8.5% ये ब्याज मिलेगा। किसमें? पीएफ में। ठीक है, यह ब्याज दर की वर्तमान में सभी प्रकार के जमा निवेश में अधिकतम है, सबसे अधिक। अभी तक 8.5% बैंक में नहीं दी जा रही है, लेकिन इसमें दिया जाता है। यह योजना श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। इस मंत्रालय के द्वारा समय समय पर कर्मचारी हित में नियम परिवर्तन किए जाते हैं, जो मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि नियम परिवर्तन किए जाते हैं, बहुत सारे उसमें कंडिका है। अच्छा, अब आपको जो है बेसिक सैलरी की बात है। एक बार फिर से यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट, इस कोटि के कर्मचारी पर मासिक मानदेय वर्तमान में 15,000 से अधिक रुपये 15,000 से अधिक मानदेय वाले कर्मियों को वर्तमान में संगठन के द्वारा पेंशन स्कीम से नहीं जोड़ा जा रहा है। अभी तक की ये एक जो है खामी है। क्या है? इस कोटि में कर्मचारी का मासिक मानदेय वर्तमान में 15,000 से अधिक या 15,000 रुपये से अधिक मानदेय वाले कर्मियों का वर्तमान में संगठन के द्वारा पेंशन स्कीम में नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कोटि के कर्मचारियों को पेंशन स्कीम से संबंध रखने में पेंशन का लाभ मिले को दृष्टिपत रखते हुए इस प्रयोजन से इनके वेतन की सीमा अधिकतम मासिक 15,000 निर्धारित मानी जाएगी, जिस पर नियोक्ता अंशदान का वहन किया जाएगा। एवं वैसे कर्मचारी जिनका मासिक मानदेय इससे कम हो को उनके वास्तविक मानदेय के आधार पर नियोक्ता अंशदान का वहन किया जाएगा। देख लिया आप, कहने का मतलब अगर 15,000 से आपका कम भी है फिर भी आपका ईपीएफ कटेगा। लेकिन एक खामी है यहाँ पर कि पेंशन में पैसा नहीं जाएगा, लेकिन ये इसको हम क्लियर बाद में करेंगे। इस वक्त जो है ये पॉइंट जो है लिखा हुआ है, इस पर क्या जो है त्रुटि है या फिर क्या शर्त लगाया गया है, इसकी संपूर्ण जानकारी के बाद फिर से हम आपको बताएंगे। इस वक्त इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए जो चीज़ें नई हैं, आखिर ये क्यों 15,000 से ऐसा लिखा गया है कि उनको संगठन के द्वारा पेंशन स्कीम से नहीं जोड़ा जा रहा है। पेंशन पीएफ तो मिलेगा, लेकिन क्यों, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे बाद में। अभी इस वक्त देखिए, उसके बाद प्रति कर्मचारी ये तो बता चुके हैं 152.10 करोड़ नियोक्ता अंशदान आकलित किया गया। सरकार की ओर से 152 करोड़ का अधिभार पड़ेगा। 65,000 कर्मचारियों को अभी पेंशन देने की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात देखेंगे कि 2400 जिलों में ये लागू होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको कुछ और बातें जो है बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, जो मुख्य चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, और आपके जो 28 अगस्त को जो समझौता हुआ था उसी के आलोक में ये पॉइंट जोड़ा गया है कि उसी के आलोक में ये ईपीएफ को कैबिनेट से पारित किया गया है। ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो प्रत्येक जिलावार 2710 कर्मचारी हैं, ऐसा लिखा गया है 65,000 कर्मचारियों के हिसाब से। 24 जिला में झारखंड में ये बात उसमें वर्णित है। और एक चीज़ है कि समय समय पर जो है ये देखिए बड़े ही अच्छे ढंग से काटना होता है इसको, ईपीएफ का हिसाब किताब। इसके लिए जो है बजट कैसे कैसे ट्रांसफ़र होगा उसके लिए यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। तो ये चीज़ हम लोग की जानकारी के लिए विशेष नहीं है, सरकार की बात है। उसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी की अति आवश्यक है। सभी जिलों में 2400 जिलों में एक अनुभवी यानी प्रशिक्षित कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी जो ईपीएफ की जानकारी फुल रखते हैं, ठीक है, वैसे पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि अगर कटौती में या फिर कैलकुलेशन में कहीं गलती होता है तो आपको पेंशन लेने या रिटायरमेंट लेने के समय काफ़ी दिक्कत होगा। इसलिए सभी जिलों में ये पदाधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 14 अक्टूबर के प्रस्ताव संख्या मद संख्या 18 में वर्णित किया गया है ईपीएफ को लेकर के, और ये सिग्नेचर है नीचे। ठीक है, अब ईपीएफ लागू कब से होगा दोस्तों, ये बात आप लोग को बता देते हैं। देखिए, जब तक कि ईपीएफ लागू तभी होगा, अब इससे क्लियर हो गया है कि सभी 2400 जिलों में ईपीएफ ऑफिसर यानी कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी की नियुक्ति होगी और कार्य संचालन उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कितना कहाँ पे कैसे कैसे जमा होगा यानी डिटेल्स जानकारी उसको सही सही वहाँ पे इंक्लूड करना है और कटौती करना है।
तो इसमें अभी टाइम लगेगा, तुरंत नहीं होगा, ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। सरकार ने आदेश पारित कर दिया है, ठीक है। और कुछ जानकारी आपको लेनी होगी तो कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बाद में उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो इस वक्त के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आपकी हो, आपका प्रश्न हो, मैं उसका जवाब दे सकूं, आप तक ये वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।